आज जैसा कि आपका हमारे सबसे पहले तो राहुल ज्ञान सरोवर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि कल से हमने जो सीरीज़ शुरू की थी टॉप 1000 क्वेश्चंस करने की, तो टॉप 1000 क्वेश्चंस जो कि साइंस के होने वाले थे, वो कहने के लिए तो 1000 हैं, लेकिन उसमें आपको 3 से 4000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो कि अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है या तो फिर आने की प्रबल संभावना है। तो उस क्वेश्चंस को मैं पास लाया हूँ। तो कल उसके सीरीज़ में कल मैंने एक वीडियो डाली थी, जिसमें करीब 150 से 200 क्वेश्चंस थे, आप उसको देख सकते हैं। उसका अगला जो पार्ट है, ये पार्ट 2 है, इसमें भी करीब 200 के अप्रॉक्स में क्वेश्चंस है, तो इसको मैं कराऊंगा। उसके बाद इसी तरह से आपके 3-4 पार्ट और आएंगे, 3 पार्ट या 4 पार्ट और आ सकते हैं, जिसमें आपको 1200-1300 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको उसमें कवर हो जाएंगे। और प्लस मैं ऑप्शन जो डिस्कस करूँगा आपसे, उसकी मदद से भी आपके 2-3 हज़ार क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। तो ले दे करके आपका 3 से 4000 जो कि साइंस के क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो आपके कवर होंगे। और ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 2 से 3 वीडियो और आए और आपका उसी में आपका ख़त्म हो जाए। तो आज ये दूसरा वीडियो है इसका, अगर आपने पहला वीडियो ना देखा हो तो वो भी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ क्लास 7th का हमने NCERT पूरी तरह से कवर कर दिया है, जिसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और उसका क्लास 7th का जो NCERT वो जो आपको है, वो पूरा 5 वीडियो मैंने उसका दिया है। उस 5 वीडियो में आपका क्लास 7th का NCERT ख़त्म हो गया है। कोशिश करेंगे जब ये 1000 की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो क्लास 9th का NCERT हम लोग शुरू करेंगे। तो पहले इस 1000 सीरीज़ को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका दूसरा वीडियो आज है। तो चलिए हम वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। और हम अनअकैडमी पर भी आपका लेक्चर्स लेते हैं, तो आप अनअकैडमी के लेक्चर्स को देखने का जो प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप पिक्चर वीडियो को शुरू करें। अनअकैडमी पर आप जो कैसे पढ़ेंगे, तो अनअकैडमी पर आपको इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का, और अनअकैडमी का आपको वीडियो का डायरेक्ट लिंक आपको दे दिया जाएगा, चैनल के कमेंट बॉक्स में भी दे दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से अनअकैडमी पर जुड़ करना पढ़ना भूलें। और ये आप शाम को 5 बजे हम लोग जुड़ते हैं, और वहाँ पर मैं क्लास का वहाँ पे 1000 क्वेश्चंस का सीरीज़ भी वहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा आप वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो आप आकर वहाँ पे जरूर जुड़ें। तो अनअकैडमी पे जुड़ना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो शाम को 5 बजे जुड़िएगा, शुरू कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने पता चल गया होगा कि अब मैं अनअकैडमी पर लेक्चर्स कैसे लेता हूं और आपको कैसे जुड़ना है। तो आप उसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक जब मिल जाएगा आपको, तो आप वहां से आकर के जुड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम पहला शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि प्रजातियों के विकास के लिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आपका डार्विन ने दिया था। डार्विन ने जो है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, जबकि लैमार्क ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। तो ये जानना है। बाकी जो मेंडल थे वो अनुवांशिकी के जनक बोले जाते हैं, और अनुवांशिकी का सिद्धांत उन्होंने मेंडल ने दिया था। तो ये चीज़ आपका है बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने आपको डिस्कस किया। बाकी देखिए, विकास का मुख्य कारक क्या है। तो विकास का जो मुख्य कारक होता है वो प्राकृतिक वर्ण होता है। यानी ये जो है आप याद रख सकते हैं, विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण होता है, जबकि उत्परिवर्तन जो होता है ये अचानक से हुए मतलब विकास को बोलते हैं उत्परिवर्तन। जो आपके बॉडी में या फिर किसी भी जीव जंतु के बॉडी में या किसी पादपों में अगर अचानक से परिवर्तन आते हैं तो उस विकास को बोलते हैं उत्परिवर्तनवाद। ठीक है। बाकी अगला जो है, ये विकास का कारण क्या है। तो विकास का कारण है आप जैसे पीढ़ी से पीढ़ी में अनुकूलन। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी के जो था, उससे आप आए, फिर आपसे आपके पिता मतलब वो आपके लड़के आएंगे, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ विकास हो रहा है, शारीरिक बौद्धिक या कुछ भी, उसी को बोलते हैं। यानी पीढ़ी से पीढ़ी का अनुकूलन को ही विकासवाद यानी विकास कहते हैं। अगला लिखा है, नई नस्लों का प्रादुर्भाव के कारक क्या है। तो नई नस्लों का जो प्रादुर्भाव है वो क्या होता है, जब विगलन और उत्परिवर्तन। मैं क्या बताया आपको कि अगर आप में कोई अचानक से परिवर्तन हो रहा है जो कि नई नस्लों को बना रहा है या नई, तो उसको क्या बोलते हैं, तो विगलन और उत्परिवर्तनवाद बोलते हैं। अगला लिखा है कि मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम में किन में से कौन सा प्रदर्शित करता है। तो मादा चिड़िया जो होती है उसको ZW बोलते हैं। आपको रटने की चीज़ है कि मादा चिड़िया को ZW से प्रदर्शित करते हैं, ये मादा चिड़िया है। वहीं अगर XX की बात करें तो ये हम लोग का होता है, मतलब मनुष्य में अगर कोई मादा मनुष्य से कोई लड़की है तो लड़की को बोलते हैं XX, और लड़का जो होता है उसको बोलते हैं XY। ये तीनों आपको याद होना चाहिए। बाकी लिखा है कि आधुनिक मनुष्य काल का पूर्वज है। तो मैं आपको पूर्वज वाला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन सा है। तो आप देख सकते हैं आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज है वो आपके कौन सा है, तो क्रोमैंगन मनुष्य जो होता है वो आधुनिक मनुष्य का जो है जस्ट हम लोग से पीछे वाला जो मनुष्य था, यानी हम लोग के जस्ट पूर्वज कौन थे, तो वो क्रोमैंगन मनुष्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जीवों के अत्यधिक विविधता के कारण क्या है। तो जो अत्यधिक विविधता होती है इसमें जो उत्परिवर्तनवाद ही होता है। तो इस क्वेश्चन का उत्परिवर्तन जो है अत्यधिक विविधता होती है। बाकी इसमें तो आंसर आपका लैंगिक जनन हो जाता है, क्योंकि लैंगिक जनन में जो होता है उत्परिवर्तन
तो फ्रेंड्स जो लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन में जो है वो ज़्यादातर आपके अत्यधिक विविधता आती है, जिसका एक उत्परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन इसमें लैंगिक जनन होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित जो होता है वो प्लास्टिड होता है। तो प्लास्टी जो है ये अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित होता है। लिखा है अगला क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर्स में क्या मिलता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये अनुवांशिकी सामग्री का आदान प्रदान जो होता है, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अगला जो लिखा हुआ कि लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो ये आप देख सकते हैं जो लैंगिक जनन जो होता है उसमें जीन के सम्मिश्रण भी शामिल होते हैं, क्रोमोसोम में भी बदलाव होता है और जीन के मिश्रण और सम्मिश्रण दोनों होता है। तो इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर सभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं। अगला जो लिखा हुआ है कि कौन की खोजकर्ता के कारण अनुवांशिकी इंजीनियरिंग में उन्नति संभव है। तो जो आपका इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, तो आप इसका जो आंसर होगा वो डी होगा आपका इसका आंसर होगा प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिज करके जो आंसर है आपका ये होगा। इसकी खोज के कारण ही जो है आपका अनुवांशिकी इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा उन्नति संभव हो पाई है, प्रतिबंध न्यूक्लियो की खोज से। अगला जो लिखा हुआ क्वेश्चन कि जीव कोशिका में अनुवांशिकी लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है। जो डीएनए होता है यही आपकी जीन कोशिका एक तरह से कहलाती है। आगे जो होता है जेनेटिक्स के निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स जो है किसका अध्ययन होता है, अनुवांशिकी और विचरण का जो अध्ययन होता है इसी को जेनेटिक्स बोलते हैं। अभी मैं आपको जो ऊपर बताया हूँ कि पुरुषों में क्या होता है XY होता है, जबकि मादा में हम लोग यानी मनुष्य में मादा में अगर होता है तो XX, और जबकि पुरुष होता है तो XY। तो XY इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि पुरुषों में आपसे पूछा गया है। जीव विकास के सर्वप्रथम किसने, तो जीव विकास जो मैंने आपको बताया था कि लैमार्क को जीव विकास बोलते हैं, तो ये लैमार्क जो है वो जीव विकास है। अगला देखते हैं डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज जो है वो आपकी मिसर ने की थी। क्यों किसने किया था, तो मिसर जो है वो एक वैज्ञानिक थे, तो उनका खोज जो है मिसर ने किया था, जबकि इसमें ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। जबकि उसका डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, यानी डीएनए का द्वि हेलिक्स यानी डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, लेकिन डीएनए की जो खोज की थी वो मिसर ने की थी। तो ये आपको याद होना चाहिए। बाकी प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो प्रयोगशाला के अंदर डीएनए का जो संश्लेषण था वो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर हरविंद खुराना ने किया था। हरविंद खुराना ने जो है वो प्रयोगशाला में आपका डीएनए का खोज किया था। हरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो वही आपकी जो डीएनए की खोज थी, यानी जीन संश्लेषण आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य अवशोषी अंग नहीं है, मतलब अवशेषी अंग, यानी जो मतलब हमारे जो काम में आता है वो नहीं है। मतलब देखिए अगर हमारे जो अपेंडिक्स जो होता है ये हमारे किसी काम का नहीं है, शरीर में होता तो है लेकिन इसका कोई काम नहीं होता है। कर्णपाली कला यानी जो आप जो कान के बाहर का हिस्सा है आपके किसी काम का नहीं है, हालांकि ये आपके कान का मतलब पार्ट है, बट ये आपके शरीर में है, बट इसका कोई मेजर काम करने का तरीका नहीं है। और लिखा ये जो मेम्ब्रेन जो होता है यानी विक्टेटिंग पर्दा जो होता है इसका भी हमारे शरीर में उपस्थित होता है, बट इसका कोई काम नहीं होता है। यानी ये तीनों के तीनों अवशेषी अंग होते हैं जिसको शरीर में उपस्थित तो है, बट इसका कोई स्पेशल काम नहीं है, ये कोई हमारे शरीर में अनयूज्ड होते हैं। तो इसलिए ये तीनों जो हैं वो आपके शरीर में अवशेषी अंग होते हैं। जबकि जो आप ये जो चपटे वाले जो दांत होते हैं आपके सामने के चपटे वाले दांत जो कीर्तन होता है इससे आप काटने का काम करते हैं अपने बॉडी में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेटा या बेटी का जन्म होने की संभावना जो होती है 1:1 होती है, वो बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकता है। तो एक संबंध एक होता है, मतलब 50% बेटी भी हो सकती है तो 50% बेटा भी हो सकता है। अगला लिखा है क्वेश्चन स्त्रियों की तुलना में पुरुष में वर्धानता अधिक पीड़ित होती है, क्योंकि ये जो होता है क्या कि यह एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है, जिसमें क्योंकि जो XY जो होता है वो उसमें केवल एक ही क्रोमोसोम होता है पुरुष वाले में, तो इसलिए जो है यहाँ पर अधिक होता है। तो एक्स क्रोमोसोम में ही ये होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स कि डीएनए को किसके पात्र में बनाया, मतलब जो डीएनए को जिसने अंतः पात्र में बनाया था, मतलब एक पात्र के अंदर किसने डीएनए को बनाया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये आपका ए ऑप्शन होगा। आर्थर कॉर्नबर्न ने जो है डीएनए को एक अंतः पात्र में बनाया था। अगला क्वेश्चन लिखा जाए कि मिट्टी में जो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में से कौन सा कार्य होता है। तो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण जो होता है बैक्टीरिया होता है जिसको राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इसके कारण जो है आपका डीएनए का जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है किसमें, बैक्टीरिया के द्वारा, जिस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। अगला देखते हैं या एजेक्टोबैक्टर भी होता है, एजेक्टोबैक्टर या फिर राइजोबियम दोनों बैक्टीरिया उसमें होती है। तो जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज आपकी ल्यूवेनहॉक ने की थी।
जबकि फ्लेमिंग जो है वो आपके फिजिक्स में आते हैं। और फ्लेमिंग ने जो है वो पेनिसिलिन जो आपका ये जो होता है तो इसका भी खोज इन्होंने किया था। अगला जो लिखा है कि बैक्टीरिया का नामकरण किसने दिया था, तो बैक्टीरिया का नामकरण जो है वो एंटोनी लीवेनहॉक ने दिया था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि भोजन करने वाला अंग क्या होता है। भोजन करने वाला अंग होता है कौन सा भैया, तो भोजन जो स्यूडोपोडियम जो अमीबा का जो ऐसे हाथ टाइप का निकला होता है, ये मान लीजिए अमीबा ये जो हाथ टाइप का निकला होता है इसको स्यूडोपोडियम कहते हैं। ये भोजन करने वाला अंग होता है। अगला लिखा है अनुकूल परिस्थिति में अमीबा जनन कैसे करता है, तो देखिए अनुकूल परिस्थिति में अमीबा देखिए दो तरह से जनन करता है। सबसे पहली बात तो वो मुकुलन द्वारा भी जनन करता है और विखंडन द्वारा भी जनन करता है। यानी इसकी जो से अमीबा है ये दो कोशिका में टूट जाती है, तो ये एक अमीबा ये बनता है, एक अमीबा ये बनता है, इसलिए इसको द्विविखंडन बोलते हैं। उसके साथ ही साथ अमीबा जो है वो बडिंग द्वारा यानी मुकुलन द्वारा भी करता है, लेकिन अनुकूल परिस्थिति में वो द्विविखंडन द्वारा जनन करता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर के साथ रहता है। लाइकेन जो होता है ये क्या होता है, तो ये आप समझ सकते हैं। जो लाइकेन होता है इसको बोलते हैं शैवाल और कवक का जो सहजीवी संबंध होता है उसी को लाइकेन बोलते हैं, जिसको आप काई भी बोलते हैं। आम भाषा में जो आपके घर में काई लग जाती है उसी को बोलते हैं लाइकेन। और ये शैवाल और कवक का एक संयुक्त सहजीवी संबंध होता है, तो शैवाल और कवक आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि रे फंगी आर मतलब जो होते हैं रे फंगी आर जो फंगी होते हैं कौन से फंगी होते हैं, तो रे फंगी जो होते हैं वो एक्टिनोमाइग्रेटिस जो होते हैं ये रे फंगी होते हैं। आगे देखते हैं। अगला लिखा हुआ है कि कवक पौधे में नहीं पाया जाता, तो भैया कवक पौधे में पर्णरहित नहीं होता है, मतलब जो है इसमें हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट होता है यानी क्लोरोफिल जो होता है ये कवक में नहीं पाया जाता है। बाकी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स खमीर का उपयोग किस में करते हैं, तो खमीर का उपयोग हम शराब बनाने के लिए करते हैं, तो आप इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर लिखा है फंगस किस प्रकार के जीव होते हैं, तो ये भैया देखिए जैसे हम लोग जो होते हैं जैसे गाय भैंस बकरी जो होती है वो शाकाहारी होती है क्योंकि वो केवल पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जबकि सर्वाहारी क्या होता है, जो शाकाहारी और आपका मांसाहारी दोनों खाते हैं। जैसे मनुष्य जो होता है वो सर्वाहारी होता है क्योंकि ये मांस भी खाता है और हरे पेड़ पौधे यानी मतलब पेड़ पौधे को भी खाता है, तो ये सर्वाहारी होता है। जबकि मांसाहारी जो केवल मांस खाते हैं, जैसे आपका शेर हो गया तो ये केवल मांस खाते, चीता हो गया, ये सारे लोग खाली मांस खाते हैं इसलिए इसे मांसाहारी बोलते हैं। जबकि जो ये फंगस होता है ये मृतोपजीवी होता है, यानी सड़े गले पौधों को खाता है या सड़े गले जीव को खाता है, नहीं जो मर चुके हैं जिनका अस्तित्व पृथ्वी से खत्म हो गया, जो मरे यानी मृत जीवों को खाता है, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, तो जो मृत चीज़ों को खाता है उसको बोलते हैं मृतोपजीवी। और ये फंगस जो होता है ये मृतोपजीवी ही होता है, इसलिए आप देखेंगे कि जो भी मशरूम उगता है वो सड़े गले यानी मतलब ख़राब जगहों पर ही उगता है। फफूंद का जो पोषण होता है वो क्या कहलाता है, तो अभी को मैं बताऊँ फफूंद का जो पोषण होता है उसे मृतोपजीवी बोलते हैं, जिसको आप सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स ईस्ट जो है और मशरूम ये क्या करते हैं, तो ईस्ट और मशरूम जो होते हैं एक प्रकार के ये आपके क्या होते हैं फंगस होते हैं यानी आपके फफूंद होते हैं, तो ईस्ट और मशरूम आपके फफूंद के अंदर आते हैं। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में खमीर प्रयोग में लाया जाता है, उस खमीर को क्या बोलते हैं, तो उस खमीर का जो नाम है सैक्रोमाइसिन सेरेवेसी। सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी जो है उसको बोलते हैं उस खमीर को, जो खमीर का यूज किया जाता है उस खमीर का नाम है सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी। ये जो है एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में किया जाता है यानी ये शराब बनाने के उत्पादन में किया जाता है। अगला लिखा है कि सर्वाधिक उपयोग आने वाले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किससे करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का फंगस होता है, तो जो फंगस होता है पेनिसिलिन यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। अगला जो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य युग्म कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब जो है उसका कौन सा, जैसे हम लोग गाजर का जो खाते हैं वो जड़ खाते हैं, जैसे हम लोग मूली जो होता है वो भी जड़ खाते हैं, शकरकंद जड़ खाते हैं, जैसे आपका आलू हो गया अदरक हो गया इसका हम लोग तना खाते हैं, उसी तरह से आपके यहाँ पे मिलाया जाता है। देखिए ये आपका जो अदरक होता है इसका हम लोग जाहिर सी बात है प्रकंद ही खाते हैं, इसको प्रकंद भी बोल सकता है या फिर आपका तना भी लिख सकता है। अगला जो है प्याज का हम लोग मांसल पर्ण यानी जो मांसल टाइप का जो पर्ण यानी पत्ती टाइप का देखेंगे, प्याज अगर आप निकालते जाएंगे तो उसका बोकला निकलता जाएगा, तो बोकला उसका निकलता जाता है नहीं आपका उसका छिलका निकलता जाएगा, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और अगर उसका आप छिलका निकालते जाए तो प्याज ही खत्म हो जाएगा, यानी हम लोग उसका मांसल पर्ण खाते हैं, पर्ण मतलब पट्टी आपका टाइप का हो सकता है। आलू जो होता है इसके मूल नहीं होता, आलू का हम लोग तना खाते हैं, मूल जो है यानी जो हम लोग जड़ जो खाते हैं वो होता है आपका मूली हो गया गाजर हो गया, जितने भी आपको डायरेक्ट खाने वाली चीज़ें हैं फल में शकरकंद हो गया, तो ये लोग का हम जड़ खाते हैं। बाकी नारियल जो है उसका भ्रूणपोष ही होता है, जो हम नारियल पानी जो पीते हैं जैसे वो उसका भ्रूणपोष ही होता है, यानी जो उसके अंदर नारियल जो होता है उसके अंदर का जो मटेरियल होता है भ्रूणपोष के वही हम लोग उसको पीते हैं।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो कि आलू वाला दिया था ये गलत होगा, यहाँ पर आपका तना होना चाहिए था। अगला लिखा हुआ कि पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिमाण क्या होता है। जो पौधे ने अपने अंदर विकिरण ऊर्जा लिया है जो कि सूर्य के प्रकाश से लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, जल का प्रकाश अपघटन बोलते हैं। तो जब जल अपना प्रकाश अपघटन करता है तो इस द्वारा जो है पौधे द्वारा विकिरण ऊष्मा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स कि मैंगीफेरा इंडिका का साधारण नाम किसका है। तो ये आम जो होता है इसी का साधारण नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। तो आम का साधारण नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है सही था। ये हो गया। बाकी आप देखेंगे तो ट्रिटिकम सटाइवम जो होता है ये चावल का नाम होता है। और तो हम आपको आगे बताएंगे। देखिए यहाँ पर ट्रिटिकम जो है, ट्रिटिकम सटाइवम जो आपको दे दिया गया है ये किसका होता है, तो आप जो है इसके गेहूं का होता है। सॉरी, ट्रिटिकम सटाइवम जो है ये आपका गेहूं का होता है, चावल का होता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये आपका गेहूं का होता है। ट्रिटिकम सटाइवम जो होता है ये आपका गेहूं का रासायनिक नाम होता है। तो अगला हम क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। लिखा हुआ अगला कि हाँ, तो मैं बता दूँ ट्रिटिकम ओराइजा, मैं आपको याद आ गया फ्रेंड्स, ट्रिटिकम ओराइजा, ओराइजा अगर लिखा हुआ तब चावल होता है, जबकि अगर ट्रिटिकम सटाइवम लिखा है तो वो गेहूं होगा। तो फ्रेंड्स माफ़ी चाहते हैं, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया तो हमसे कि आपका ट्रिटिकम सटाइवम होगा तो गेहूं, और ओराइजा, ओराइजा राइस, राइस मतलब चावल होता है तो राइजा आना चाहिए उसमें, तो ओराइजा लिखा हुआ तो वो आपका चावल का हो जाएगा। अगला देखते हैं कि किस जीवों में पौधे और जंतु के लक्षण पाया जाता है। मतलब पौधा भी और लक्षण जो आपका युगलिना होता है। देखिए मैं फ्रेंड्स आपको युगलिना बना देता हूँ थोड़ा सा। देखिए आपका युगलिना कुछ इस तरीके से होता है, ये आपका उसके अंदर ये पैर टाइप का निकला होता है। जो युगलिना होता है इसके बाहरी आवरण में जो है आपके क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये चल फिर लेता है और जानवरों की तरह ये हर चीज़ करता है। मतलब इसके अंदर जो लक्षण होते हैं वो जानवरों वाले लक्षण होते हैं, बट इसके अंदर जो एक मटेरियल पाया जाता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, जो कि पादपों में पाया जाता है। तो इसलिए इसको पादप और जीव दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं, इसलिए ये युगलिना जो ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो युगलिना इसका राइट आंसर होगा। और युगलिना को ही पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। मतलब पादप और जंतु के बीच की कड़ी किसको कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो युगलिना ही आपका आंसर हो जाएगा। और अब फ्रेंड्स चलते हैं अगला, ब्रायोफाइटा जो होते हैं। तो ब्रायोफाइटा में जो क्या होता है, तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं मार्स और लिवरवर्ट जो होते हैं, ये ब्रायोफाइटा के एग्जांपल आपके दिए गए हैं। तो जो मार्स और लिवरवर्ट होते हैं आपके स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है लाइकेन के सबसे अच्छे सूचक कौन से, तो वायु के सबसे अच्छे सूचक जो होते हैं वो लाइकेन होते हैं। यानी जहाँ भी आपकी काई या लाइकेन्स उपस्थित हैं इसका मतलब ये साफ इंडिकेट करता है कि वहाँ की वायु जो है वो काफ़ी मतलब स्वच्छ है, यानी मतलब आपको एक तरह से रहने योग्य है, वातावरण का सही है। तो जहाँ का वातावरण सही होता है यानी वायु का प्रदूषण कम होता है, वहीं पर जो है आपका लाइकेन्स उगते हैं। तो जो है ये वायु प्रदूषण को बताता है। अगला लिखा है कि सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा था, तो जिसका ट्रांसजेनिक पौधा बोलते हैं ये तंबाकू जो है सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा था। अगला क्वेश्चन समाप्त चलते हैं फ्रेंड्स ऊपर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधे एवं जैव पोषक का वाहक कार्य करता है। तो आप समझिएगा उच्च जैव पोषक, आप जैव पोषक से समझ सकते हैं। तो ये कौन सा काम करता है, जैव पोषक जो है फ्लोएम, यानी पोषण से कोई भी संबंधित पोषण जो होता है यानी खाना पीना जो ले जाने का काम होता है ये फ्लोएम का होता है, जबकि पानी ले जाने का यानी जल ले जाने का काम जाइलम का होता है। तो ज से जाइलम, ज से जल याद रखिए, फ से फ्लोएम यानी फ से फल फूल यानी जो खाने की चीज़ होती है, यानी खाना हो गया यानी आपका भोज्य पदार्थ हो गया तो फ्लोएम आ गया, और अगर आपका जल हो गया तो उसको जाइलम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मलेरिया तथा डेंगू में कौन सा उभयनिष्ठ नहीं है। तो देखिए ज्वर तो दोनों में होता है, तो एकदम सही बात है। मच्छर के काटने से दोनों बीमारी होती है, ये भी बात सही है। जबकि मच्छर की प्रजाति भी मानव में ये होता है, मतलब डेंगू और मलेरिया जो है मानव के अंदर ही होता है, ये भी बात सही है। लेकिन मच्छर की प्रजाति वो सेम नहीं होती है, मच्छर अलग अलग होता है। तो आप जान सकते हैं ये आपका डेंगू वायरस जो होता है मादा एडीज मच्छर से होता है, जबकि मलेरिया जो होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। ये मादा एनोफिलीज से होता है मलेरिया, जबकि डेंगू जो है मादा एडीज मच्छर से होता है। तो इसलिए मच्छर की प्रजाति जो है अनअकैडमी पर आप कैसे पढ़ेंगे, तो अनअकैडमी पर आपको इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का, और अनअकैडमी का आपको वीडियो का डायरेक्ट लिंक आपको दे दिया जाएगा, चैनल के कमेंट बॉक्स में भी दे दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से अनअकैडमी पर जुड़ करना भूलें। और ये आप शाम को 5 बजे हम लोग जुड़ते हैं, और वहाँ पर मैं क्लास का वहाँ पे 1000 क्वेश्चंस का सीरीज़ भी वहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा आप वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो आप आकर वहाँ पे जरूर जुड़ें। तो अनअकैडमी पे जुड़ना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो शाम को 5 बजे जुड़िएगा।
तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा था कि जो मच्छर की प्रजाति होती है वो अलग अलग होती है। मलेरिया में जो होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, जबकि डेंगू में जो होता है मादा एडीज मच्छर जो होती है वो होती है। तो इसलिए मच्छर की प्रजाति अलग अलग होती है, तो इसलिए ये बात उभयनिष्ठ नहीं होगा, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो जो कि कैसे हुआ मैंने आपको भी बता दिया। आप लिखा मलेरिया के निदान के लिए एक आर्थर नाम का औषधि प्राप्त करते हैं, तो किसके होता है, तो वो जानिए वो आपका पादप बीजीय पादप होता है एक, जैसे सिनकोना का जो वृक्ष होता है वहाँ से इसको प्राप्त करते हैं, तो ये पादप का एक प्रकार का होता है, बीजीय पादप होता है, उसी से प्राप्त किया जाता है। अगला लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो सिकोया जिंजेंटम जो होता है ये आपका सबसे लंबा वृक्ष पाया जाता है। बाकी अगला क्वेश्चन है कि मटर का पौधा कैसा होता है, तो मटर का जो पौधा होता है उसको साग बोलते हैं, यानी देखेंगे तो आप ये ज़मीन पे ऐसे पसरा हुआ मिलेगा आपको साग की तरह, तो ये जो है आपका एक साग के अंतर्गत आता है। अगला आप देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है, तो लाल रक्त कणिका जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव रक्त नहीं होता, मतलब उसमें जो है रक्त नहीं होता है जीव में, लेकिन वो सांस लेता है, तो वो हाइड्रा होता है। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें जो है आपका रक्त तो नहीं होता, उसके अंदर खून नहीं पाया जाता है, लेकिन वो सांस लेता है, तो हाइड्रा एक ऐसा जीव है। बाकी लिखा हुआ है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, मतलब वो कीट नहीं है, तो देखेंगे तितली एक प्रकार कीट के अंदर आता है, तिलचट्टा भी आता है, मच्छर भी, जबकि मकड़ी जो होता है ये कीट के अंदर नहीं आता, ये आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है, तो देखिए मछली जो होता है वो आपका देखिए समुद्री बाघ मछली नहीं होता है आपका, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कुकुम्बर खीरा जो होता है ये क्या आपकी ये आपका जो है वो निडेरिया समुद्री से आता है, यानी ये आपका एक तरह से आप इसको जेलीफिश टाइप का समझ सकते हैं, तो ये भी होता है, तो ये आपका मछली प्योर मछली नहीं होता है। वहीं समुद्री गाय है, जबकि समुद्री घोड़ा जो होता है ये आपकी प्योर मछली है, एक मछली का उदाहरण है, तो समुद्री घोड़ा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये क्या होता है, तो जीरोसिक काल के जो सर्व पुरातन पक्षी जो होते हैं उन्हीं को जो है आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। इसको आप जो है स्तनपाइयों और उभयचरों के बीच की कड़ी भी बोली जाती है आर्कियोप्टेरिक्स को, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है, उभयचर जंतु आपसे नहीं पूछा गया है, तो आप इसमें ऊपर देख सकते हैं फ्रेंड्स कौन सा होगा, तो आप देखिएगा कछुआ जो होता है ये आपका सत्य उभयचर नहीं आता है, कछुआ को जो है सत्य उभयचर में नहीं माना जाता है, जबकि मेढक टोड और सेलामेंडर जो होता है, मेढक टोड और सेलामेंडर ये तीनों एक तरह से मेंढक की ही अलग अलग प्रजातियां होती हैं, तो ये आपका सत्य उभयनिष्ठ जो है ये आपका सत्य जो है उभयचर के अंतर्गत आता है, जबकि कछुआ जो है ये उभयचर के अंतर्गत नहीं आता, ये सरीसृप के अंतर्गत आता है। अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस जंतु के गुहा जो है सीलोम रक्त से भरा होता है, मतलब जो है उसमें सीलोम युक्त गुहा पाई जाती है, तो वो आर्थ्रोपोडा जो होता है उसको वहाँ पर आपका सीलोम युक्त गुहा पाई जाती है आर्थ्रोपोडा में, जबकि एनिलिडा निमेटोडा इकाइनोडर्मेटा में कोई भी गुहा यानी सीलोम युक्त नहीं होता है। अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु श्वसन करता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रा एक ऐसा प्राणी होता है जिसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन करता है। अगला लिखा है कि पक्षी और सरीसृप अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को निम्नलिखित में से किससे उत्सर्जित करते हैं, तो जो है पक्षी हो या फिर आपका मतलब सरीसृप हो, जो डायरेक्ट यूरिक अम्ल डायरेक्ट आपका निकालते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं तो जो आपके फिश होती हैं, जो मछली होती है, जो आपकी मछली होती है या फिर जो भी जलीय जीव होते हैं वो अमोनिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अमोनिया निकालते हैं। और जो पक्षी होता है या फिर जो स्तनपाई होते हैं जो पक्षी होते हैं या फिर सरीसृप होते हैं वो क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं अपने बॉडी से, जबकि हम लोग जो होता है वो यूरिया निकालते हैं। यानी जो स्तनपाई होते हैं, यानी जो आपका जो स्तनपाई वर्ग से आते हैं, यानी जैसे हम लोग हो गए, जैसे गाय भैंस बकरी हो गई, तो वो लोग यूरिया निकालते हैं, जबकि पक्षी जो होता है और सरीसृप जो होते हैं वो यूरिक अम्ल निकालते हैं, जबकि जो मछली वाला वर्ग होता है यानी मत्स्य वर्ग यानी जलीय जीव वाला जो वर्ग होता है वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो ये आपको तीनों याद होना चाहिए। अगला लिखा हुआ है कि एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है। देखिए रानी जो मधुमक्खी होती है वो आपका दो प्रकार के, देखिए रानी मधुमक्खी दो प्रकार के एक से बनते हैं और रानी और कार्यकर्ता एक दूसरे के से बनते हैं। ये आपका आंसर आपका राइट हो जाएगा। यानी इसमें कहने का मतलब ये कि रानी मधुमक्खी जो होती है वो किसी भी छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है और बाकी सारे उसके कार्यकर्ता होते हैं और इसी तरह से इसका जो है कार्य चलता रहता है। लिखा हुआ है लीवर प्लूक किसके पित्त वाहिनी में रहता है। तो जो लीवर प्लूक होता है वो किसके पित्त वाहिनी में रहता है, तो ये जो है आपके जो आंसर होगा ये भेड़ हो जाएगा। तो भेड़ में जो होता है वो लीवर प्लूक पाया जाता है। भेड़ जो है वो भेड़ का जो पित्त वाहिनी होता है उसके अंदर जो है लीवर प्लूक नाम का जो है आपका
वो एक तरह से उसको क्या बोलते हैं, लीवर प्लूग जो है वो निडेरिया होता है एक तरह से, तो वो आपका प्लेटीहेलमिन्थेस के अंतर्गत आता है, तो वो जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि इसके क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है। तो स्तनपायी जो होता है वो आपका इनमें से एक से अधिक होगा, क्योंकि वेल भी स्तनपायी है, चमगादड़ भी स्तनपायी है, तो यहाँ पे आपका एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा। अगला लिखा है कि किसी सरीसृप और उभयचर के कितने जगह सारी, तो मैं आपको बता दूँ तो जो मछली होती है यानी मत्स्य जो होता है, आपको मैं यहाँ पर लिखता हूँ मछली ना लिख करके, अगर मत्स्य वर्ग लिखूँगा तो मत्स्य वर्ग के अंदर 2 कक्ष होता है हृदय का, जबकि सरीसृप जो होते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है सरीसृप और उभयचर, सरीसृप हो गया या फिर उभयचर हो गया, तो इसमें जो है 3 कक्ष पाए जाते हैं हृदय में। जबकि ये पक्षी हो गया या फिर स्तनपायी हो गया, तो पक्षी या फिर स्तनपायी जैसे हम लोग और इस पक्षियों का वर्ग जो होता है, इन लोगों में जो 4 कोष्ठ का हृदय पाया जाता है। तो ये सारा आपका हो गया। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि जो सरीसृप और उभयचर है उसमें 3 होता है, मछली में 2 होता है, यानी मत्स्य वर्ग में 2 हो गया, सरीसृप और उभयचर आपका 3 होता है, जबकि आपका जो मतलब मनुष्य हो गया यानी जिसको स्तनपायी बोलते हैं, या फिर आपका पक्षी हो गया तो उसमें 4 होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से जल स्तर दौड़ने पर, निम्नलिखित में से कीट जल स्तर पर दौड़ने में सक्षम होते हैं। यानी अगर आप देखेंगे कोई भी कीड़ा फतिंगा जो होता है वो तालाब के ऊपरी सतह पर, पानी के ऊपरी सतह पर दौड़ लेता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि जो पृष्ठ तनाव होता है जल के साथ एक लचीली झिल्ली के समान बना देती है, तो पृष्ठ तनाव इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है कि जुगनू क्या होता है? जुगनू एक प्रकार का जो होता है वो कीट होता है, तो जुगनू किसका एग्जाम्पल है? वो कीट का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में सक्षम होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ उसको क्या बोलते हैं। उसको जो है ऑप्शन आपका सही होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा छोटा से छोटा जीव है जो कि अपना जैव और विकास करने में और प्रजनन करने में सक्षम होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि मधुमक्खी कॉलोनी में एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं। तो फ्रेंड्स मधुमक्खी जो कॉलोनी होती है वो एक दूसरे को आपके मतलब गंध के द्वारा पहचानते हैं, तो इनके पास जो है गंध होता है, उसी से एक दूसरे को पहचानते हैं। दीमक को यह भी कहते हैं, तो जो दीमक होती है उसको हम लोग सफ़ेद चींटी भी बोलते हैं। दीमक को जो है हमारा दूसरा नाम सफ़ेद चींटी भी होता है। अगला लिखा है कि डॉल्फिन में से डॉल्फिन को किस वर्ग में बांटा गया है। तो जो डॉल्फिन होता है वो आपकी जो है स्तनी के रूप में होता है। डॉल्फिन को जो है स्तनी के रूप में यानी स्तनपायी के रूप में जाना जाता है। अगला जो लिखा है उड़ने वाला जो आपका स्तनपायी है वो क्या है? तो उड़ने वाला स्तनपायी आपका चमगादड़ होता है, क्योंकि जो ये शुतुरमुर्ग होता है या पक्षी होता है, पेलिकन जो है नहीं जगुआर जो होता है ये आपका मतलब ये आता है तो आपके स्तनपायी में, लेकिन ये उड़ता नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर आपका क्या होगा? चमगादड़, डी ऑप्शन राइट होगा। एम्फीबिया बताता है कि एम्फीबिया क्या होते हैं? ये जो आपके जल में भी रह लें और स्थल में भी रह लें उसको एम्फीबिया बोलते हैं, मतलब उभयचर बोलते हैं। अगला जो लिखा है कि इसमें से जो सील मतलब इनमें से कौन सा सील का एक किस प्रजाति का जो सील होता है वो आपका एक प्रकार का स्तनपायी होता है, यानी जो सील होता है वो आपका स्तनपायी के अंतर्गत आते हैं, तो सील जो होती है वो स्तनपायी होती है। बाकी लिखा है आपका क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि यहाँ पर लिखा है आर्कियोप्टेरिस किन वर्गों की प्राणियों के बीच में योजक करे। तो आर्कियोप्टेरिस मैंने आपको अभी बताया कि उभयचर और जो है आपके और पक्षी वर्ग के जो बीच की कड़ी होती है उसको बोलते हैं आर्कियोप्टेरिस। जो आपके उभयचर होते हैं और आपके जो पक्षी होते हैं उसके बीच की जो कड़ी, यानी उभयचर बोल रहा हूँ सॉरी, सरीसृप और पक्षी के बीच की जो कड़ी होती है उसको आर्कियोप्टेरिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मीट मतलब मकड़ी और कीट से भिन्न होती है, क्योंकि जो है मकड़ी जो है वो उसके अंदर क्या पाई जाती है? 8 टांगें पाई जाती है, जबकि सभी कीटों में 6 टांगें पाई जाती हैं, जबकि मकड़ी में जो है 8 टांगें पाई जाती हैं, इसलिए यह उससे अलग होती है। अगला लिखा है कि मच्छरों की जैविक नियंत्रण के लिए कौन सा करता है? तो गम्बूसिया एक मछली होती है। अगर इसको आप तालाब में जो है अगर आप इस मछली को छोड़ देंगे गम्बूसिया मछली, तो ये सारे जो मच्छरों के लार्वा होती है उसको खा लेती है, और उसको मच्छरों का जैविक नियंत्रक भी बोला जाता है गम्बूसिया को, क्योंकि वो सारे मच्छरों के लार्वा को खा लेती है और मच्छर अपने जन्म को मतलब प्रजनन नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की श्वसन जहाँ पर होता है पौधे को क्या कहते हैं? तो उसको गो बोलते हैं जहाँ पर श्वसन होता है पौधे का। अगला लिखा है कि इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन जो होता है वो आपका डहेलिया के जड़ों से इंसुलिन का प्राप्त किया जा सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य फल है? तो असत्य फल जो होता है वो सेब को हम लोग असत्य फल के रूप में जानते हैं, बाकी सारे सत्य फल होते हैं। अगला लिखा हुआ फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने का कौन सा? तो भोजन जो वितरित करता है
तो वो आपका कौन सा होता है, तो वो आपका फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम आपको यहाँ पे कहीं दिया ही नहीं, तो इसलिए आपका नाम का ई आपका हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि लिखा कीटभक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है और उन्हीं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो कीटों को खाता है। तो जो कीटभक्षी पौधा जिसको आप एग्जांपल ड्रोसेरा होता है, घटपर्णी का पौधा होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, तो ये सारे के सारे आपके जो हैं पिचर प्लांट होता है, तो ये सारे के सारे कीटभक्षी पौधे होते हैं जो कि नाइट्रोजन जिस मिट्टी में कमी होती है, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है उसी मिट्टी में वो सारे उगते हैं। अगला लिखा हुआ है कि फूल में कौन सा बाह्य फल बनता है, तो जो फूल का जो अंडाशय होता है यही जो है फल के रूप में रूप बदल लेता है, यानी फूल के जो अंडाशय भाग होता है वही फल के रूप में रूपांतरित हो जाता है। केसर होता है जो कौन सा होता है, तो केसर जो होता है वो क्या होता है, आपसे ये पूछा है कि जो केसर होता है वो कौन सा होता है, तो केसर जो है फूल और बीज बनाने वाले जो भाग होते हैं उसको वहीं से केसर आपको मिलता है। तो केसर जो है फूल और बीज बनाने वाले भागों को मिलता है। लिखा है नारियल के फलों का फैलाव होता है, तो नारियल का जो फल होता है उसका फैलाव होता है। तो ये आपका एक तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर रहने देता हूँ, नारियल के फैलाव वाले को। नारियल के फलों का जो फैलाव होता है इसको मैं अगले सेशन में कराऊंगा, क्योंकि यहाँ तक का जो है मैंने ऑप्शन यहाँ पे कट गया है। बाकी अब ये हमारा जो है बायोलॉजी, यहाँ पर आप एक तरह से बायोलॉजी का सेक्शन मेरा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं फिजिक्स पर। तो फिजिक्स में देखते हैं फ्रेंड्स, फिजिक्स में लिखा है आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करते हैं, तो किस आधुनिक टेलीफोन में जो होता है वो रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला लिखा है कि मानव का कान जो होता है उसके श्रव्य प्रतिशत कितना, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर यानी सी हो जाएगा। अगला लिखा है कि बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का जो विस्तार होता है वो 45 हर्ट्ज से लेकर के 64,000 मतलब 64,000 किलो हर्ट्ज तक हो सकता है, यानी 64,000 हर्ट्ज तक होता है। यानी अगला क्वेश्चन लिखा है कि फ्रेंड्स एक पियानो का जो पिच काम करने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें जो है पियानो में जो पिच होता है उसको कम करने के लिए आप इनमें से जो है आपको ये सारे ऑप्शंस में जो थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करनी पड़ती है तब जाके उसका होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएगा। अगला लिखा है कि जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो क्या होता है, तो जो उसमें उपस्थित जो होता है माध्यम का जो कण होता है वो अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना, मतलब जो कण होता है वो अपनी स्थिति पर रहता है और कंपन करके अपने बगल वाले कण को जो है ऊर्जा स्थानांतरित कर देता है। यानी माध्यम का जो कण होता है वो अपनी स्थिति पर ही रहता है लेकिन अपने जस्ट बगल वाले कण को टक्कर मार के ऊर्जा को स्थानांतरित कर देता है। तो ये ध्वनि में यही संचरण होता है और ये अनुदैर्घ्य त्वरण कहलाता है। तो जो ध्वनि होता है उसको अनुदैर्घ्य त्वरण बोलते हैं, जबकि जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। बाकी क्वेश्चन पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स अगला कि विभाजन दीवारों के ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम क्या होगा, तो आप उसमें क्या करेंगे, जो कांच की रुई होती मतलब आप रुई का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर रुई आप लगा देंगे, जैसे आप देखेंगे जो सिनेमा हॉल होता है, सिनेमा हॉल में आप देखेंगे कुशन लगाए जाते हैं, ऊपर भी नीचे भी अगल बगल में ऊपर दाएं बाएं कुशन लगा होता है। कुशन क्यों लगाता है, क्योंकि वो ध्वनि को अवशोषित कर लेता है। जो भी सॉफ्ट चीज़ें होती है वो ध्वनि को अवशोषित करती हैं, जो भी आपकी खुरदुरी चीज़ें होती हैं वो ध्वनि को अवशोषित करती हैं, और जो चिकनी सरफेस होती है वो ध्वनि को परावर्तित करती है। तो इसलिए अगर आप उसमें चिकना दीवार कर देंगे तो वहाँ से ध्वनि परावर्तित होगी और गूंजेगी। इसलिए वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो सारे कुशन्स को लगा देते हैं, यानी रुई का इस्तेमाल आप करेंगे ध्वनि को अवशोषित करने के लिए। अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब इसकी जो है किस में परिवर्तन, तो देखिए ध्वनि हो या फिर प्रकाश हो, अगर वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सब बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति जो है वो नहीं बदलता है। तो कौन सा परिवर्तन नहीं होता, तो आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी वेग, तरंग दैर्घ्य और आयाम में परिवर्तन हो जाता है। चाहे उसका आपका ध्वनि में पूछे या फिर आपके प्रकाश में पूछे, तो अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी जो आवृत्ति होगी यानी जो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो नहीं बदलेगी, बाकी सारे चीज़ों में चेंज होता रहता है। लिखा है अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण कौन सा है, तो जो ध्वनि तरंगे होते हैं वो अनुदैर्घ्य होती हैं, और जो कि आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती है वो प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। एफएम जो होता है का ब्रांडेड जो है वो किस में आता है, तो एफएम जो होता है वो यूएचएफ में आता है। अगला लिखा है कि कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसको आप सीटी स्कैन बोलते हैं, ये किसकी मदद से करते हैं, तो ये एक्सरे किरण होते हैं, वो आपका जो है कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन जो है एक्सरे किरण की मदद से करते हैं। एक्सरे किरण का जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, रॉन्टजन थे, वो एक्सरे किरण का खोजकर्ता किए थे। अल्ट्रासोनिक आप किसे कहते हैं, तो अल्ट्रासोनिक जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि होती है उसको आप अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो 20 हर्ट्ज से कम का होता है, 20 किलो हर्ट्ज नहीं, केवल 20 हर्ट्ज से कम, अगर यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज
लिखा है, तो यहाँ पे किलो हर्ट्ज नहीं होगा, 20 हर्ट्ज से कम का होगा तो उसको आप एक तरह से सब सोनिक बोलते हैं। लेकिन अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। और अगर 20,000 से लेकर के 20 से लेकर के 20,000 के बीच में होगा तो उसको श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। तो ये आपका आंसर हो सकता है। अगला जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन अगला नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है। तो चमगादड़ जो होता है वो आपका सोनार यानी जो साउंड एंड नेविगेशन होता है, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग करके होता है, तो वो सोनार का प्रयोग होता है। उसको आप एक तरह से बोल सकते हो तो ध्वनि का परावर्तन जो होता है उसी पर आधार पर काम करता है। कौन सा? तो आपका चमगादड़। और जो पनडुब्बी में भी लगता है उसको सोनार ही लगता है। और रडार जो होता है वो वायुयानों की स्थिति का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं, जबकि सोनार का प्रयोग पनडुब्बियों या जहाज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर समुद्र के नीचे किसी वस्तु का पता लगाने के लिए भी सोनार का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका लगभग वही है कि पनडुब्बी संचार, एफएम रेडियो, शॉर्ट वेव और रेडियो रडार, तो निम्नलिखित में से क्यों बढ़ती आवृत्ति, तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसमें होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बढ़ती हुई आवृत्ति, तो जिसकी जो है स्पीड जो मतलब जो है कम मतलब ज़्यादा होगी वो जो है आपका उसकी आवृत्ति भी ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से आपका जो फर्स्ट 1 2 3 4 यानी जो आपकी क्रम होगा, यानी सबसे कम आवृत्ति संचार पनडुब्बी यानी ध्वनि तरंग की होती है। उसके बाद इसी तरह से बढ़ते बढ़ते रडार में सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है, क्योंकि रडार की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। अगला लिखा हुआ है दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व तो शून्य हो जाता है। तो जो दंड चुंबक होता है उसके जो केंद्र में होता है चुंबकत्व तो वो शून्य होता है। बाकी साइड में यानी जिस जगह आपके दंड चुंबक है तो यहाँ उसके केंद्र में चुंबकत्व तो जो शून्य होगा, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर साइडों में जो है अधिकतम होता है। फिर लिखा है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा मापी जाती है, तो ध्वनि की तीक्ष्णता ध्वनि के तरंग दैर्ध्य द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स कि 1 सेकंड लोलक को रॉकेट माउंट किया गया और इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट कब होगा, तो रॉकेट ऊपर की ओर एक समान वेग से वृद्धि करता बढ़ते रहेगा तो उसका जो है दोलन काल जो है वो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि पेंडुलम घड़ी की जो है समायावधि होती है वो 2 सेकंड होती है। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी पेंडुलम घड़ी है, तो ये मान लीजिए 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ आई, फिर अगला सेकंड में यहाँ से यहाँ गई, यानी उसको एक बार ये पूरी क्रिया करने, मान लीजिए 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ आ रही है, फिर 1 सेकंड में यहाँ से आ रही है, यानी उसको एक पूरा क्रिया करने में 2 सेकंड लगता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन किरण और कौन सा तरंग किसका उपयोगी काम है। तो देखिए तो ये एक्स किरणें होती हैं और जो आपकी इस 1 मिनट फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ कि निम्नलिखित किरणों और तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो मतलब किस चीज़ में, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है फ्रेंड्स, किस चीज़ों में किया जाता है ये यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन बता देता हूँ। देखिए एक्स किरणों का जो प्रयोग होता है वो आपके एक्सरे मशीनों में या फिर CT स्कैन में किया जाता है। और अगर पराश्रव्य जो तरंगें होती हैं उसका उपयोग आपका सोनार में किया जाता है, जिसमें आपका समुद्र में कोई स्थित वस्तु है उसका पता लगाने के लिए, या फिर चमगादड़ जो होता है वो भी पराध्वनि जो है इसका प्रयोग करता है। और बाकी पराबैंगनी जो किरण होती है इसका प्रयोग जो है आपका नकली नोटों को पहचानने में किया जाता है। तो ये ऑप्शन में मैं आपको बता दिया, बाकी ये क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है। अगला लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह लागत का प्रभावी नहीं होता है। मतलब उसका उपयोग जैसे रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि यह लागत प्रभावी नहीं होता है, इसका जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अगला लिखा हुआ है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री को पढ़ी जा सकती है। तो वो IR यानी इंफ्रारेड जो किरण होती है उसके द्वारा हम जो पुरानी लिखी हुई जो धुंधली चीज़ें होती हैं उनको हम साफ साफ देख पाते हैं, तो इंफ्रारेड किरणें होती हैं। और इन्हीं किरणों के माध्यम से हम नकली नोटों का भी पता कर सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग वही होता है जो कि आपके प्रकाश का वेग होता है, तो 3 × 10⁸ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स आपके लोलक की जो समायावधि होती है वो किसके निर्भर जो लोलक की समायावधि होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो उसके लंबाई पर निर्भर करती है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। 2 चीज़ों पर लोलक की समायावधि निर्भर करती है, क्योंकि आप देख सकते हैं T बराबर होता है 2π√G/L/G। तो आपका गुरुत्वीय त्वरण पर भी होता है और L पर भी होता है, तो लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण दोनों पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपके लंबाई दिया था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड लोलक की अवधि आपको मैंने 2 सेकंड आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई ही है। बाकी अगला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स कि फुटबॉल के खेल में गोलकीपर फुटबॉल को गोल पकड़ने के लिए अपने हाथों को पीछे करता है। तो ये न्यूटन के द्वितीय नियम के आधार पर होता है।
जिसमें आपके देखिए, जो प्रथम नियम होता है वो जड़त्व होता है। जैसे कि धूल, जैसे आपको एक गद्दा है उसको आप पीटेंगे तो धूल के कण बाहर निकल जाते हैं, जड़त्व का है। जैसे कोई आम की डाली है, उसको आप अगर पीट देंगे तो डाली जो आम नीचे गिर जाता है, तो ये भी जो है एग्जाम्पल आपका जड़त्व के नियम का है। जैसे आप कोई ट्रेन में बैठे हैं तो अगर आप ट्रेन रुकती है तो आप ट्रेन अगर मान लीजिए अचानक से रुकती है तो आप आगे की तरफ जो है झुक जाते हैं, ये भी जड़त्व का नियम है। अगर आप ट्रेन अचानक से चल पड़ते तो आप पीछे की ओर झुकते हैं, ये भी आपका जो है ट्रेन जैसे वैसे बस का भी नियम होगा। तो ये सारा जो है आपका जड़त्व का नियम के अंतर्गत आता है। लेकिन जैसे कि आप कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए जैसे गेंद पकड़ने के लिए आप यूज करते हैं, तो जैसे कि आप कोई जैसे क्रिकेट वाले मैच में भी आपको बता देता हूँ, तो क्रिकेट में जब कोई गेंदबाज अपने कैच करने के लिए गेंद को अपने हाथों को थोड़ा पीछे लेता है, तो ये जो नियम होता है वो दूसरे पर नियम होता है, यानी न्यूटन के द्वितीय नियम पर मतलब जो है होता है। तो उसी तरह से गोलकीपर भी जो है वो गोल कैच करने के लिए जो क्या करता है, वो अपने हाथों को थोड़ा 2 कदम पीछे लेता है। तो ये जो है ये नियम जो है तो न्यूटन के द्वितीय नियम पे होता है। और न्यूटन का जो द्वितीय नियम होता है वो जो है संवेग परिवर्तन के नियम को भी कहलाता है। वो उसी नियम को संवेग परिवर्तन की दर कम करने के नियम भी कहते हैं, यानी संवेग परिवर्तन की बात न्यूटन के द्वितीय नियम में कही गई है। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए संवेग परिवर्तन की दर हो जाएगा। और बाकी जो न्यूटन का तृतीय नियम था वो क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है, जो कि रॉकेट का सिद्धांत जो होता है वो न्यूटन के द्वितीय नियम, बंदूक से निकली गोली के कारण आप पीछे धक्का खाते हैं तो ये भी न्यूटन का द्वितीय नियम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे कि आप गेंद को नीचे से ज़मीन पर पटकते हैं तो गेंद उछल जाती है, तो ये भी न्यूटन के तृतीय नियम के आधार पर होता है। तो ये सारे कुछ आपके उदाहरण से जो कि अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा में परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है। देखिए, जो घर्षण बल होता है वो गतिज ऊर्जा क्या होती है। जैसे मान लीजिए आप गति से साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाने के बाद अचानक से ब्रेक जब मारेंगे आप, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। यानी जितना भी आपने गति जब ब्रेक लगाते हैं वो घर्षण के कारण क्या होता है, वो ऊष्मा में बदल जाती है, क्योंकि आपके टायर वगैरह गर्म हो जाता है, ये आपने महसूस किया होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स की एक बस जो सीधे रास्ते पर चल रही है अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है, तो यात्री बैठे जो होते हैं वो किधर झुकेंगे, तो वो उसके जस्ट विपरीत झुकते हैं, यानी वो बाईं ओर झुकेंगे। अगर बस दाईं ओर मुड़ेगा तो उसके विपरीत यात्री लोग बाईं ओर झुकेंगे। अगर बस बाईं ओर झुकेगा तो यात्री दाईं ओर जाएंगे, यानी ये जस्ट उल्टा होता है, आप इसको याद कर सकते हैं। अगला लिखा हुआ ये किसके कारण होता है, तो फ्रेंड्स ये आपको जो है अभिकेंद्री बल जो होता है तो उसके कारण ये कार्य होता है। अगला लिखा है कि संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक का समायोजित करने की कोशिश करता है, स्ट्रिंग का उपयोग से बांधता है, ऐसा करके वो ठीक करता है क्या, उसके पिच को ठीक करता है और उसके आयाम को भी ठीक करता है। तो ये इसका जो आयाम होता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि के आयाम को वो ठीक करता है। फिर लिखा है आघात और प्रत्याघात जो बल होता है वो किस पर आधारित होता है, वो हमेशा समान और विपरीत दिशा में होता है। इसी को न्यूटन का तृतीय नियम भी कहते हैं। जो न्यूटन का तीसरा नियम होता है, जैसे आप जितने भी किसी वस्तु पर जितना आप बल लगाएंगे वो उतना ही बल आपको लगाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगा। तो हमेशा समान बल लगाता है और विपरीत दिशा में लगाता है। तो ये जो है आघात और प्रत्याघात के बल का नियम है, जो कि न्यूटन का तृतीय नियम यही है। अगला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स की यदि कारखाने में 40 किलो का जो है कैल्शियम 2 घंटे में उत्सर्जित कर यदि करंट को प्रभावित करने में, तो 2 घंटे के लिए समान विद्युत धारा एल्युमिनियम का प्रयोग करें। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका न्यूमेरिकल है। मैं आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कराऊंगा। मैं न्यूमेरिकल की सीरीज अलग से लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो न्यूमेरिकल आपको बताने का यहाँ पे टाइम नहीं हो पाएगा। हालांकि इसका राइट आंसर सी होगा, लेकिन आप इसको मैं जब न्यूमेरिकल सीरीज लाऊंगा इसके बाद जो वीडियोज़ बनेंगे जो टॉप 1000 क्वेश्चन के बाद होंगे, तो उसमें मैं आपका इस न्यूमेरिकल को कराऊँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला लिखा है कि कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं, ये किसके कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, जो कि अभी आपको ऊपर मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आ गया कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, ये क्यों होती है, तो वर्षा की जो बूंद गोलाकार होने की कोशिश करती है जो है अपना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें होती है, तो शहद में सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। देखिए, जो चीज़ें कम बह पाती, जैसे पानी बह जाता है आसानी से तो उसमें श्यानता कम होगी। तेल जो है वो भी पानी की तुलना में तो कम बहता है, लेकिन मतलब शहद की तुलना में ज़्यादा बहता है, तो इसमें जो श्यानता थोड़ी सी शहद की तुलना में कम होगी और पानी की तुलना में ज़्यादा होगी। हाँ, तो ये चीज़ हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा श्यान जो होता है वो कोई भी लिक्विड वो शहद होता है, क्योंकि अगर आप शहद को गिराएंगे तो बहुत मुश्किल से बहुत थोड़ा सा वो बहता है, यानी उसमें प्रवाह बहुत कम होता है, बहुत नॉर्मल सा होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा श्यानता जो होता है वो शहद में होता है, उपरोक्त तीनों में से। ठीक है। बैरोमीटर ऊंचाई मापता, मतलब बैरोमीटर में अगर ऊंचाई अचानक से वृद्धि हो जाए तो क्या अत्यंत शुष्क मौसम रहेगा। देखिए फ्रेंड्स,
मैं आपको बता देता हूँ कि बैरोमीटर में क्या होता है। अगर बैरोमीटर का जो पारा होता है वो अचानक से गिर जाए, अचानक से नीचे गिर जाए, तो उसका मतलब बारिश आने की संभावना होती है तूफान के साथ। लेकिन अगर बैरोमीटर का जो पारा होता है वो अचानक से ऊपर की ओर उठ जाए, तो इसका मतलब मौसम जो है वो काफ़ी शुष्क रहेगा, मतलब गर्म रहेगा। और अगर बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर उठता है, मतलब तेज़ी से नहीं, धीरे 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 ऊपर उठता है, तो उसका मतलब ये होता है कि मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा, अच्छा रहेगा, सुहावना रहेगा। तो ये आपका 3 चीज़ें होती हैं, मैंने तीनों आपको बता दिया। दूध से क्रीम को अलग करने की जो निम्नलिखित तकनीक होती है उसको क्या बोलते हैं? तो ये आपका जो है केंद्रापसरण आपको बोल सकते हैं, या आप इसको अपकेंद्री बल भी बोल सकते हैं। दूध से क्रीम, 2 चीज़ें आपको जाने, जो दूध से क्रीम हो गया, यानी जो आप मक्खन निकालते हैं इस टाइप का, तो मक्खन निकालने वाला में भी हो गया, दूध से क्रीम में भी हो गया। उसके साथ ही साथ आप अगर देखेंगे तो जो आपका वॉशिंग मशीन में कपड़ा सुखाने के लिए यूज किया जाता है उसमें भी अपकेंद्री बल यानी केंद्रापसरण बल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी अपना अगला क्वेश्चन लिखा है कि जल्दी बस में अचानक से कोई ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर धक्का करता है, ये किसका नियम होता है? तो ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम यानी जड़त्व का नियम भी इसको बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ऊपर समझाया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये आ गया, तो ये आप देखेंगे पानी वाले बीकर में बर्फ़ का कुछ टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो इसमें क्या होगा, पानी का स्तर वही रहेगा। यानी जो बर्फ़ जितना पिघलेगा, मतलब जो आप अगर पढ़े होंगे तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ये बोलता है कि कोई भी वस्तु अपने मतलब जो उसका उत्प्लावन बल होता है, यानी जो उतना जिसमें वो तैरता है, वो अपने द्वारा स्थापित किए गए, मतलब प्रतिस्थापित किए गए जो आयतन के बराबर का ही जो उसमें बल लगता है। तो मतलब जितना वो मतलब तैर रहा है, जितना हिस्सा उसका डूबा हुआ है, उतना ही जगह वो बाद में कवर करेगा। यानी जब पूरा डूब जाएगा वो, तो उसका स्तर जल का नहीं बढ़ेगा, यानी पानी वहीं का वहीं रहेगा। अगला लिखा हुआ है कि अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज़ के अंदर क्या होता है? तो देखिए एक्चुअली में उसके अंदर जो है वायु पंपों के माध्यम से उपयोग करने में समान वायुमंडल बनाए रखती है। जो अधिक ऊंचाई पर वायुयान उड़ते हैं उसमें जो है वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होने लगता है, लेकिन उसको वायु पंप के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसको समान रूप से बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अगला लिखा है कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन होता है, क्योंकि जो वहाँ पर घर्षण वाला जो काम होता है, रेत और पैरों के बीच का जो घर्षण, कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम हो जाता है। तो यही कारण आपका होता है कि आप कंक्रीट वाली सड़क की तुलना पर रेतीली सड़क पर चलना कठिन होता है। अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन मैं आपको पूरी तरह से दिखा देता हूँ, यहाँ पे छुप रहा था, तो ये आप देख सकते हैं कि किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर से लुढ़काने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़काने आसान होता है। जैसे आप मतलब नीचे से ऊपर अगर आप उसको फेंकेंगे तो मतलब वो दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप उसको ऊपर से लुढ़का देंगे तो ये आसान होता है, क्योंकि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर को लुढ़कने के लिए किया गया कार्य उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा में कम होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप खुद महसूस किए होंगे जब आप ऊपर से किसी चीज़ को ढलान पर सरकाते हैं, जैसे आप बच्चे देखे होंगे जो स्लाइडिंग वाला जो ये होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। जैसे बच्चों का आप देखे होंगे जो स्लाइड करने वाला नहीं बना होता है, बच्चे यहाँ से सीढ़ी से चढ़ जाते हैं, यहाँ से स्लाइड करके नीचे जाते हैं। लेकिन अगर बच्चों से बोला जाए कि यहाँ से ऊपर जाइए आप, तो यहाँ से ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? तो क्योंकि जो इसमें लुढ़कने वाला जो कार्य होता है वो आपके नीचे जो किए गए कार्य से कम होता है। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स की, अब ये हमारा जो है मतलब साइंस के जो फिजिक्स वाला पार्ट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो फिजिक्स और बायोलॉजी मैंने ऊपर कर दिया। अब हम चलते हैं कुछ आपके रासायनिक विज्ञान पर। तो रासायनिक विज्ञान का मैंने ऊपर जो क्वेश्चन करा दिया था आपको, निम्नलिखित में से तत्वों में कौन सा न्यूट्रॉन नहीं होता? न्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन में नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक जैसे 1H1 होता है। तो इसका जो है परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन पाया जाता है। इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। यही एक ऐसा तत्व होता है हाइड्रोजन जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, बाकी शरीर में कुछ न कुछ न्यूट्रॉन होते हैं। अगला लिखा हुआ है कि कौन सी दहन प्रक्रिया है, मतलब एक दहन प्रक्रिया है तो कौन सा? देखिए, तो मोम का पिघलना कोई दहन प्रक्रिया नहीं होता है, ये तो एक भौतिक परिवर्तन होता है। जबकि पानी का उबलना भी दहन प्रक्रिया नहीं। जबकि पेट्रोल का जलना में आप देखेंगे कोई भी चीज़ जलेगा तभी तो दहन होगा। तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला लिखा है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो नहीं, मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया वो नहीं कराता है। तो कौन सा होगा? तो जो ये आपका मतलब इसको आप पहचान कैसे सकते हैं? देखिए, जिसमें ओ रहता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो देखिए इसमें ओ है, ये होगा, इसमें भी ओ है, ये भी होगा। लेकिन इसमें देखिए ये फीलिंग सोल्यूशन है, इसमें भी ओ होता है। लेकिन जो ये ए वाला ऑप्शन है इसमें ओ नहीं है, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। बाकी लिखा है केस कल्प में हाइड्रोजन
कि पराक्साइड की भूमिका क्या होती है। तो हाइड्रोजन जो पराक्साइड होता है उसमें रंजक ऑक्सीकरण, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन पराक्साइड को बोलते हैं H2O2। इस हाइड्रोजन पराक्साइड का रासायनिक फार्मूला होता है H2O2। जब ये वातावरण में आता है या फिर थोड़ी देर उसको रखेंगे तो ये H2O + O में बाहर हो जाता है। देखिए H2O यहाँ से बन जाएगा तो जो एक O होता है वो बाहर निकल जाता है, और जो ये एक होता है वो विरंजक का काम करने लगता है, यानी किसी भी चीज़ को आप काटने का काम करता है, एक तरह से ऑक्सीकरण का काम करने लगता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि जो आपके कानून में अगर मान लीजिए खूट जम जाता है तो डॉक्टर आपके कानों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देता है, जो कि पानी के रूप में बाहर निकल जाता है, और उसमें जो ऑक्सीजन, जो नवजात ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो आपके मैल और जो उसमें जमी रहती है, जो गंदगी होती है कानों में, वो आपका उसी के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो ये आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रंजक का ऑक्सीकरण करता है। अगला लिखा है लोहे की कील को जंग लगते पे उसका भार अधिक हो जाता है। लोहे की कील में अगर जंग लगा होगा तो आप देखेंगे उसका भार जो है वो वेट जो है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, ये आपके लगे साधारण नमक का जो फार्मूला होता है उसको आप सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसको आप NaCl बोलते हैं। तो NaCl साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है, जबकि इसका साधारण नाम जो रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो लिखा है फ्रेंड्स की, अगर जो क्षार होगा फ्रेंड्स, आप देखेंगे निम्नलिखित में से द्रवण कौन सा क्षारीय होगा। जो क्षारीय वही होगा जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा। तो 7 से ज़्यादा होने के लिए जो उसके 10 के पावर जो माइनस होता है वो 7 से अधिक होना चाहिए। तो ये तो अम्ल हो गया, ये उदासीन हो जाएगा, ये भी अम्ल हो जाएगा, लेकिन ये वाला क्षार हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जो 10 के पावर -12 होगा, यही आगे का 12 बन जाता है। तो इसीलिए यही आपका राइट आंसर होगा। लिखा है कि अगला क्वेश्चन लिखा है कि NH3 किस प्रकार का पदार्थ होता है। तो NH3 जो होता है या एक पदार्थ होता है मंद क्षारक होता है, यानी ये क्षार होता है और मंद होता है, यानी कमज़ोर क्षार आप इसको बोल सकते हैं। जबकि मजबूत क्षार जो होता है वो NaOH जो होता है वो मजबूत क्षार होता है, KOH भी आपका मजबूत क्षार होता है। जबकि फ्रेंड्स आपका ये मजबूत अम्ल जो होता है वो HCl होता है, H2SO4 होता है। ये सारे जो हैं वो आपके मजबूत अम्ल के अंदर आते हैं, और मजबूत क्षार भी आपको मैंने बता दिए। बाकी आपको यहाँ पर लिखा है लोहे की जंग लगना जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है। तो ये जो है ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है। अगला लिखा है फ्रेंड्स, निम्न तत्वों में से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो हमेशा प्रोटॉनों के बराबर होता है। तो प्रोटॉनों के बराबर होता है या फिर विद्युत आवेश के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो या तो आप विद्युत के नाभिक आवेश के बराबर मान सकते हैं, जिसको प्रोटॉन से ही तो पता चलता है कि उस पर क्या प्लस चार्ज है या क्या नेगेटिव चार्ज है। तो या तो प्रोटॉन के बराबर ही होता है, और उसी को आप विद्युत आवेश भी बोल सकते हैं। फिर लिखा है कि संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है। तो जो संयुक्त अवस्था में होती है उस धातु को क्या कहते हैं। जैसे हमारा संयुक्त मतलब एक दूसरे से मिला होता है, उसको आप खनिज बोल सकते हैं। तो संयुक्त अवस्था में जो पाया जाता है उसको आप खनिज बोलते हैं। और इससे जब हम अलग अलग कर लेते हैं तो वो प्योर धातु होते हैं, जिसको हम सांद्रण विधि मतलब जो है इसको हम लोग मतलब आपका जैसे मान लीजिए हम कोरंडम होता है, जैसे कि मान लीजिए बॉक्साइड होता है। जैसे बॉक्साइड जो है वो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, मतलब अयस्क होता है, तो उससे हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। तो बॉक्साइड जो हो गया वो खनिज हो गया, और जो हम एल्युमिनियम प्राप्त कर लिए वो शुद्ध धातु हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है फ्रेंड्स की परमाणु के नाभिक में मूल कण जो होते हैं, नाभिक के अंदर जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और बाहर उसके इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो मूल कण जो हो गया परमाणु के जो नाभिक में रहता है वो क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है कि जस्ता से बर्तन पर विद्युत लेपन करना ये क्या कहलाता है। तो जो जस्ता पर आप मान लीजिए कोई भी लेपन कर रहे हैं तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बर्तन पर ऋण ध्रुव जस्ता का धन ध्रुव बनाया जाता है। यानी अगर आप जानेंगे तो फ्रेंड Zn पर जो होता है वो धन ध्रुव होता है। Zn+2 से आप जो है ये धन ध्रुव होता है, और जो बर्तन जो होता है वो उसमें जो है माइनस का चार्ज होता है। तो इसको जो है ये आप न्यूट्रल कर देता है जस्ता उसको। अगला जो लिखा है हीलियम के नाभिक में क्या होता है। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, उसके साथ ही 2 न्यूट्रॉन ही होते हैं। अगला जो लिखा है फ्रेंड्स के निम्नलिखित में से मतलब एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को समझाया था। तो परमाणु जो होता है वो संरचनात्मक स्थिरता ने नील्स बोर ने इसको समझाया था। जबकि परमाणु का पहला मॉडल जो है वो थॉमसन ने दिया था, और इसका नील्स बोर ने जो है उसका संरचनात्मक को स्थिरता समझाया था, मतलब पूरी तरह से समझाया था नील्स बोर ने। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समस्थानिकों के बारे में सही होता है। जो समस्थानिक होते हैं फ्रेंड्स उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो समान होता है। तो आप देख सकते हैं उनका जो आवर्त सारणी में अलग स्थान होता है। समस्थानिकों के बारे में ये बात गलत है, बाकी जो है सभी सही है। यानी उनके जो है समान रासायनिक गुण होता है, ये बात सच है। फिर लिखा है ये उनकी परमाणु जो संख्या होती है भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक जो होता है वो समान होता है। फिर लिखा है
तो आपको बता दूँ, देखिए उनका जो रासायनिक गुण है वो भी समान होगा, उनका भौतिक गुण भी समान होगा, लेकिन उनका जो परमाणु द्रव्य संख्या होगा, यानी परमाणु, आप इसको द्रव्यमान संख्या जो होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक जो होता है वो सेम सेम होता है। जबकि आवर्त सारणी में उसका स्थान अलग होगा, ये बात गलत है, वो एक ही आवर्त के अंदर रखे जाते हैं, ये बात आपका सही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि परमाणु के नाभिक का अवयव कौन सा होता है। नाभिक के अंदर आपको बताया था मैंने, जबकि आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि लोहे जंग लगे लोहे का वजन निम्नलिखित परिवर्तन के साथ होता है। तो कैसे होता है भैया, तो यह पहले बढ़ता है फिर घटता है। जैसे मान लीजिए कोई लोहा है, उसमें जंग लग गया, तो जंग तो लगेगा तो उस समय बढ़ जाएगा, कुछ समय बाद जब वो जंग लग करके ज़मीन में गिरता रहता है और मिट्टी बन जाता है, तब उसका जो है मतलब एक तरह से उसका वेट घट जाता है। तो पहले तो बढ़ जाता है, बाद में वो जो है जब काफ़ी समय छोड़ देंगे आप उसको, तो वो ख़त्म भी हो जाएगा, तो यानी उसका वेट घट जाता है। फिर लिखा है यहाँ पे CO2 यानी शुष्क बर्फ़ जो होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर देखेंगे डेल्टा H और डेल्टा S दोनों धनात्मक होता है, यानी जो शुष्क बर्फ़ होता है और CO2 जो गैस होता है, ये दोनों को दोनों जो है धनात्मक प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं, यानी डेल्टा H और डेल्टा S दोनों धनात्मक होता है। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो जल में जो हाइड्रोक्सिल यानी OH आयन देंगे उसको आप क्षार बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्षार होगा। जबकि अगर H+ यानी हाइड्रोजन आयन देता तो वो अम्ल हो जाता, सॉरी यहाँ पर लवण नहीं, अम्ल हो जाता। अगर H+ देता तो अम्ल हो जाता, जबकि हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- दे रहा है, तो इसलिए वो आपका राइट आंसर क्षार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लिखा है एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को कैसे, तो 2n² इसका फार्मूला होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को। जैसे आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो पहले मतलब कोर्स में जो है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, जबकि आप 2 रखेंगे तो आप पहले दूसरे कोर्स में आप केवल 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो इस हिसाब से जो इसका फार्मूला होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह पाएगा एक कोर्स में, तो वो आपका 2n² इसका फार्मूला होता है। अगला लिखा है, हाँ तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है। मतलब वो क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस मतलब वो क्रिस्टल नहीं होता है। तो जो कार्टराइज ग्लास होता है यह आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है। बाकी मोम का फिटकरी देखेंगे तो भी क्रिस्टल के रूप में होता है। आप ग्रेफाइट भी आपका जो है अक्रिस्टल होता है, जबकि सिलिकॉन कार्बाइड भी जो होता है अक्रिस्टल होता है। जबकि आपकी क्रिस्टलीय कौन सा होता है, तो क्रिस्टलीय आपका जो है यानी अक्रिस्टलीय ठोस आपका जो कौन सा होता है, ये आपका जो है SiO2 ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अगला लिखा हुआ है आपके आंसर कि इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य ऊर्जा की अवस्था में होता है कब, जब ऊर्जा विकृत नहीं होती है तब वो इलेक्ट्रॉन अपने आद्य अवस्था में होता है। और जब ये अपना ऊर्जा को निकाल देता है तो ये मतलब अपनी अगली अवस्था में चला जाता है। अगला लिखा है कि स्वाही पानी के जो स्याही लिखा हुआ है यहाँ पे, स्याही जो होता है वो पानी के कारण फैलने लगता है। मतलब किसके कारण पानी में फैलता है, तो इसका विसरण जो होता है, ये राइट आंसर होगा। तो विसरण के कारण जो स्याही होता है वो पानी में फैलने लगता है। अगला लिखा है कि उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, जबकि 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार और 7 से कम होगा तो अम्ल होता है। लिखा है निम्नलिखित में से किस विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, तो क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि पानी जो है वो मिट्टी की जड़ों से भौतिक क्रिया द्वारा गुजरता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको आप बोलते हैं परासरण। तो परासरण क्रिया द्वारा जो है पानी जो होता है वो जड़ों से ऊपर उठता है, तो इसको बोलते हैं परासरण क्रिया। तो अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपके लिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको गलत दिया गया, ये आपको चुनना है। यानी कौन सा विकल्प गलत है। लिखा है कि आपके क्वेश्चंस में लिखा है कि फ्रेंड्स निम्नलिखित में से नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के कारण उदासीन। भैया नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, तो यही ऑप्शन आपका गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित होता है, उसका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये बात आपका सही है। परमाणु संख्या का तत्व परमाणु के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ये भी बात सही है। समस्थानिक परमाणु का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, कार्बन डेटिंग के रूप में, ये सारे में इस्तेमाल करते हैं, ये बात आपका सही है। जैसे कार्बन का जो C6C14 होता है, यानी कार्बन में 3 समस्थानिक होता है, 6C12, 6C13, 6C14। जो 6C14 होता है वो कार्बन डेटिंग के काम में आता है, यानी जिससे हम पेड़ पौधे या फिर जीवाश्म का, पत्थरों का भी जो है उम्र का पता लगाते हैं। तो इसलिए इसका भी राइट आंसर ये भी। तो यानी यहाँ पर आपका सारा सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 गलत था, जो कि लिखा था नाभिक के अंदर आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन होता है। अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन में विशेषता नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता जो होती है, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। तो ऊर्जा के रूप में कोई निबल परिवर्तन नहीं होता, तो ये बात आपका गलत है, क्योंकि ये विशेषता नहीं होती है।
मतलब आपकी ये परिवर्तन होता है, परिवर्तन इसमें लिखा है परिवर्तन नहीं होता है, जबकि होना चाहिए कि परिवर्तन होता है। तो कुछ ना कुछ तो जैसे दूध से दही बन गया तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो जो दूध से उसका गुण तो बदल गया ना, तो गुण बदल गया तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि परिवर्तन नहीं होता, तो परिवर्तन तो होता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों में आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है इनमें से कोई नहीं। यानी ऐसे पदार्थ जो मतलब जो होता है कि जो रासायनिक परिवर्तन के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उसको बोलते हैं परासरण क्रिया। परासरण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा ये काम हो जाता है। अगला जो लिखा हुआ है आधुनिक परमाणु का प्रतीक प्रस्तावित विधि पर आधारित है। जो आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो कौन सा विधि था, तो बर्जीलियस जो था वो था। यानी बर्जीलियस ने परमाणु के प्रतीक पर बात की थी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, तो जो क्वथनांक होता है फ्रेंड्स वो सबसे ज़्यादा अधिक आपके जल का होता है। तो जल का क्वथनांक आपका सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये सारे के सारे बाकी जो होते हैं इनका क्वथनांक आपका कम होता है। अगला लिखा हुआ है फ्रेंड्स की रेडियो सक्रियता दर्शाने वाले तत्व रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन सा है, तो टाइटेरियम जो होता है ये रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला सबसे हल्का तत्व पाया जाता है। अगला लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि पदार्थ के अंतर रूपांतरण की स्थिति कौन सी होती है, तो पदार्थ के अंतर रूपांतरण जो रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। तो पदार्थ के अंतर रूपांतरण की जो स्थिति होती है वो रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में देखिए किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटक एक उपयुक्त पदार्थ के अवशोषण विधि द्वारा अलग करने का प्रक्रिया जो कहलाती है वो क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। क्रोमेटोग्राफी जो है वो जैसे कलर रंग को पृथक्करण करने, रंगों को पृथक करने का जो विधि इस्तेमाल करते हैं उसको भी क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है कि तत्व की परमाणु संख्या जो है द्रव्यमान संख्या उस प्रमाण में नाभिक के मौजूद बराबर होता है। तो नाभिक और उसके साथ ही जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसी के बराबर आपका हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले का निर्माण जो होता है वो किसके कारण होता है, तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो गैस के बुलबुले का जो निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है बुदबुदाहट। जो बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलता है उसी को कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर लिखा है कि 75 डैश ने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों या अणु से मिलकर के बना होता है। ये बात महर्षि कणाद ने जो है वो बात कही थी। मेंडलीफ के समय कुल 63 अवयव उपस्थित थे। तो ये आपसे पूछा था कि मेंडलीफ के समय कुल कितने तत्व उपस्थित थे, तो 63 थे। वहीं अगला क्वेश्चन लिखा है कि पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन व गुणों के अध्ययन के भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा भौतिकी। अगला क्वेश्चन है पानी का जो पीएच होता है या उदासीन विलयन होता है, फिर इसका पीएच मान 7 हो जाएगा। अगला लिखा है कि एक घोल है जिसका पीएच 3 से 7 में बदलता है, तो H+ साइन क्या हो जाएगा, तो H+ साइन जो होता है वो आपका 1000 गुना बढ़ जाएगा। यानी जितना ये नंबर बढ़ रहा है, जैसे 3 से 6 हो गया तो कितना नंबर बढ़ा है, तो 3 नंबर बढ़ा, तो 3 बढ़ा यानी 1 के आगे 3 जीरो आप लगा करके इसको आप जान सकते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर 1000 हो जाएगा। अगर वहीं मान लीजिए आपका 4 से आपका 8 हो गया रहता, तो 4 से 8 में कितना बढ़ गया, 4 है तो 4 जीरो लगा देंगे, यानी 10,000 आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन लिखा है कि जब रिएक्टेंट की शुरुआत सांद्रता 2 गुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल क्या होगा। यानी कह रहा है कि जब शुरुआती सांद्रता 2 गुनी हो जाती है तो यह जो है 2 गुना हो जाएगा, यानी आपका जो जीवन काल भी उसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब दोनों पर ए आयन जो है होते हैं और क्यूब के फलकों के दोनों केंद्र पर बी आयन होते हैं, तो यौगिक के मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो देखिए इसका जो है जैसे ए का यहाँ पे दिया है और बी का दिया है, तो ए का आयन दिया है दोनों पे, तो देखिए यहाँ पर एक सेकंड में क्यूब ए का कोनों पे क्यूब है, तो भैया ए का कोनों कौन, तो ए का आप क्यूब लिख देंगे यहाँ पे। फिर लिखा है अगला कि क्यूब फलकों के केंद्र पर आयन बी होता है, तो जो बी होता है आपका, तो यहाँ पर आ गया आपका 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही है केवल, तो इसका यहाँ पे लिख देंगे और इसका यहाँ पे लिख देंगे, तो यानी बी के साथ तो 3 आ जाएगा और ए के साथ 1 रहेगा, तो यानी AB3 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका AB3 हो जाएगा, क्योंकि संयोजकता जो होता है वो इसका उसके साथ लिखते हैं और उसका इसके साथ लिखते हैं, यानी बदल के लिखते हैं। फिर लिखता है
अगला क्वेश्चन कि रासायनिक विज्ञान के अनुसार कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन हो जिसको आप आराम से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पानी को उबाल देंगे तो वाष्प में बदल जाएगा, और जल वाष्प को ठंडा कर देंगे तो वापस पानी मिल जाएगा आपको। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक भौतिक जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। जबकि लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन होता है, लकड़ी का जलना भी रासायनिक परिवर्तन होता है, और तांबे के बर्तनों का जो हरा रंग होना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि ये जब एक बार हो जाएगा तो आप इसको दोबारा से वो सही रूप में वापस उसी अवस्था में ला नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण जैसे कि आप बता सकते हैं पानी में चीनी में घुलना। जैसे पानी में आपने चीनी घोल दिया, फिर आप उसको गर्म कर देंगे तो चीनी अलग हो जाएगा, पानी जल वाष्प बन के उड़ जाएगा और चीनी आपका अलग से मिल जाएगा। यानी यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हम वापस से दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। फिर लिखा है अगला क्वेश्चन, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो रेडियोधर्मी है? तो आपका थोरियम जो होता है ये रेडियोधर्मी तत्व होता है, और इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं आपके परमाणु भट्टियों में। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, जो कि इसका आप बोलेंगे तो इसका जो अयस्क है ये मोनाजाइट जो होता है ये आपका जो है एक तरह से इसका अयस्क के रूप में आप पाया जाता है, जो कि केरल के तट पर आपको मिलता है। तो भारत में केरल के तट पर मोनाजाइट अयस्क पाया जाता है, जिससे आपको थोरियम मिलता है। तो यह एक रेडियो सक्रिय धर्मी पदार्थ होता। तो इसी के तहत आपका ये सारा क्वेश्चन इसमें ख़त्म हो गया। तो आज करने का मैंने आपको 150 से 200 क्वेश्चन MCQ के रूप में करा दिए हैं, जो कि आपको ये दूसरा था। तो अब इसके बाद अनअकैडमी पर आप जरूर कैसे पढ़ेंगे, तो अनअकैडमी पर आपको इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का, और अनअकैडमी का आपको वीडियो का डायरेक्ट लिंक आपको दे दिया जाएगा, चैनल के कमेंट बॉक्स में भी दे दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से अनअकैडमी पर जरूर करना पढ़ना भूलें। और ये आप शाम को 5 बजे हम लोग जुड़ते हैं, और वहाँ पर मैं क्लास का वहाँ पे 1000 क्वेश्चंस का सीरीज भी वहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा आप वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो आप आकर वहाँ पे जरूर जुड़ें। तो अनअकैडमी पे जुड़ना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो शाम को 5 बजे जुड़िएगा। उसके बाद आपको 2 से 3 वीडियो और मिलेगा। उसके बाद आपका 1000 का जो सीरीज़ है क्वेश्चन आंसर का वो खत्म हो जाएगा। बाकी आप लोग हमसे अनअकैडमी पर जुड़ करके पढ़ना ना भूलेंगे, जिसका मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि आपको जुड़ना कैसे है। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।